हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे इस महीने की सारी स्कीम्स जो भी न्यूज़ में रही हैं। स्कीम्स को जब हम पढ़ते हैं और उसको जानते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। हमसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, अक्सर ये पूछा जा सकता है कि स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है और किस वर्ग को टारगेट की गई है। इसीलिए स्कीम्स का जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है उसको सिर्फ आप प्रीलिम्स के अपने आंसर्स में या ऑप्शंस में यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपको मेंस में कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो स्कीम्स हमेशा यूज़ होती है। तो हमेशा स्कीम्स का यूटिलिटी केवल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेंस और यहाँ तक कि एसए के पर्सपेक्टिव से भी आपको देखना है। तो इस महीने की स्कीम्स को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कैसे उनको रिवाइज किया जा सकता है और एक तस्वीर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्या समझ आ रहा है। एक वुमेन साइंटिस्ट बैठी हुई हैं, सामने कुछ देख रही हैं, कुछ बच्चे टेक्निकली कुछ कर रहे हैं, कोई गाड़ियाँ चल रही हैं, लग रहा है कोई धुआं भी नहीं उठ रहा, मतलब शायद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, एक अर्बन सिटी डेवलप हुई पड़ी है, आसपास ग्रीनरी है। इसका मतलब क्या स्कीम्स आपको यहाँ इमेज से दिख सकती है। अगर वुमेन साइंटिस्ट अगर यहाँ है तो क्या वुमेन साइंटिस्ट के लिए क्या प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, क्या ऐसी कोई स्कीम्स है कि जो भारत में महिलाएं हायर स्टडीज़ कर रही हैं, यानी जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उनके लिए क्या सुविधाएं गवर्नमेंट लेके आई हैं। कोई स्कीम्स उनके लिए है कि आपको पता है इसके बारे में, रिसेंट कोई स्कीम लॉन्च हुई आपको पता हो, नहीं पता लग जाएगा। देन अगर आप देखें तो यहाँ ई व्हीकल्स की बात हो रही है। ई व्हीकल्स को लेकर क्या स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं ऑपरेशंस में। फेम का नाम आपने सुना होगा, जब आप बाइक खरीदने जाते हैं या कार खरीदने जाते हैं तो आपको रोड टैक्स देना पड़ता है, कई तरह के टैक्सेस भरने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेते हैं तो उसमें आपको छूट मिलती है। वो फेम स्कीम के अंतर्गत भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को पुश किया गया था। वो क्या है कि आपको पता है, उसका वर्जन 2 चल रहा था जो अभी और एक्सटेंड किया गया है। इतना ही नहीं, कई बच्चे भी यहाँ पर हैं, क्या इनके लिए कोई ऐसी योजना है जिनको इनको एआई के थ्रू और ऐसे एडवांस बनाया जा सके, जो टेक्निकली ऐसे यूजेज करें चीज़ों का। और इतने लोग जब आ जा रहे हैं तो इनकी माइग्रेशन हो रही है। बाहर से बहुत से लोग बाहर काम करने जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। क्या उनको रेगुलराइज करने के लिए या उनकी सहूलियत के लिए कोई स्कीम गवर्नमेंट ने पिछले महीने लॉन्च की थी? आइडिया है आपको? नहीं है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड तक आपको सब पता लग जाएगा और इस इमेज को देखकर आप इस चीज़ को रिवाइज भी कर पाएंगे। सो वेलकम टू ओनली आईएएस और चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहली चीज़ जो थी हमारी वुमेन साइंटिस्ट। तो वुमेन साइंटिस्ट को लेकर कई चीज़ें गवर्नमेंट ने की हैं पिछले कुछ सालों में, और उसमें है वाइस मतलब वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। देखिए, आमतौर पर हम ये कहते हैं इंजीनियरिंग के सेक्टर में, इंजीनियरिंग क्लासेस में लड़कियां कम होती हैं। स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इन एरियाज़ में हम आमतौर पर देखते हैं कि महिलाएं कम, मेडिसिन में भी हम महिलाएं कम ही दिखती हैं। तो उनको बढ़ावा देने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही थी और स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिलाओं को पुश करने के लिए वाइस किरण नाम की योजना निकाली गई थी, वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग किरण। ये किसके अंदर है? पहली बात याद रखिए, मिनिस्ट्री हमेशा क्लियर होनी चाहिए। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी के अंतर्गत, जो आता है किस मंत्रालय के अंतर्गत? साइंस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, बिल्कुल। तो ये असल में क्या एम करता है, वाइस जो चीज़ है इसको लेकर एक पहले पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप निकाली गई है, वाइस पीडीएफ। यानी जो महिलाएं और जो ऐसे स्कॉलर्स हैं जो साइंस एंड इंजीनियरिंग में हैं, जब वो पीएचडी कर लेती हैं तब वो आगे जाकर पोस्ट डॉक्टरेट कर सकती हैं। इनके लिए वुमेन साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं, जो कि पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करना चाहती हैं बेसिक और अप्लाइड साइंसेज में, उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई थी, वाइस पीडीएफ। इसको कोई आप पीडीएफ की फाइल मत समझिए, असल में ये वाइस मतलब है वुमेन इन साइंस इंजीनियरिंग, पीडीएफ मतलब पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। इसका इस्तेमाल किया जाता है फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिक्स, केमिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज में और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, और उनकी बढ़ोतरी करने के लिए, उनकी संख्या, उनका जो भागीदारी है बढ़ाने के लिए। 27 से 60 साल की कोई भी अगर पीएचडी है जिनके पास रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो इस फेलोशिप का फ़ायदा उठाकर अपने आप को सपोर्ट कर सकती है। इस फेलोशिप में 55,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, एचआरए मिलता है। इसके अलावा अराउंड 8 से 10,000 रुपये के आसपास, 7 से 8,000 रुपये के आसपास आपको रिसर्च ग्रांट दी जाती है हर साल 2 लाख के, इक्विपमेंट 3 लाख तक की दी जाती है और ओवरहेड भी 1 लाख प्रति ईयर दिया जाता है। तो जो भी महिलाएं इस क्षेत्र में काम करती हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पहल है। तो जब भी आप वुमेन के ऊपर पढ़ रहे हैं, साइंस के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है, तो वो वाइस पीडीएफ। लेकिन सिर्फ यही एक नहीं है, इसके अलावा और कई सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं। वुमेन साइंटिस्ट अक्सर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, जबकि भारत की जो CSIR की लैब्स हैं उनमें सर्वाधिक वुमेन साइंटिस्ट हैं। चाहे हम CSIR डायरेक्टर की बात करें जो मैसूरू की हैं, डॉक्टर श्रीदेवी अन्नपूर्णा सिंह, या फिर डॉक्टर सुमन कुमारी मिश्रा, या जय श्रीदेवी जाडे, या फिर
आनंदावली, ये सारी वुमेन साइंटिस्ट ICSR की बड़ी बड़ी लैब्स को पुश कर रही हैं। भारत में ऐतिहासिकली भी कई सारी वुमेन साइंटिस्ट रही हैं जिन्होंने चीज़ों को बहुत अगले लेवल तक लेके गई हैं। वो तो ऐसी और साइंटिस्ट हमारे साइंस फील्ड में भी हैं, इसरो में भी हैं, लॉन्चिंग में हमने देखा। तो उसको पुश करने के लिए अलग तरह की चीज़ें गवर्नमेंट करती रहती हैं। रिसेंटली एक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में लॉन्च किया गया था और 2024 में ये फेस्टिवल होने वाला है जनवरी में। ये है विज्ञानिका। तो विज्ञानिका क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत भारत की प्रोग्रेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है उसको दिखाया जाएगा। तो विज्ञानिका किससे संबंधित है ये आपको पता लग गया। 2024 में भी होने वाला है 18 से 19 जनवरी को। लेकिन इनसे परी महिलाओं के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो उनके लिए कई सारी चीज़ें पुश की गई हैं। वाइस किरण के अंतर्गत, जैसे हमने बताया, वाइस किरण अनाउंस किया गया। इसके अंतर्गत पहला PDF यानी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप जो करना चाहती है उनके लिए स्कॉलरशिप। इसके अलावा सीनियर वुमेन साइंटिस्ट फेलोशिप दी गई है। इसके अलावा ओवरसीज फेलोशिप दी गई है वुमेन साइंटिस्ट को, जिनके पास जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं या यंग वुमेन है साइंटिस्ट हैं जो अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहती हैं अलग देशों में जाकर, वहाँ उनके लिए ओवरसीज फेलोशिप दी गई हैं। फिर इंडस्ट्रियल फेलोशिप भी दी गई है इसी के अंतर्गत। यानी इसके अंदर 3 प्रोग्राम है वाइस किरण के अंतर्गत, जहाँ पर उनको साइंस में बढ़ोतरी देने के लिए इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए, बाहर ओवरसीज रिसर्च के लिए, प्लस सीनियर वुमेन साइंटिस्ट फेलोशिप दिए गए हैं ताकि ये चीज़ें की जा सके। जो साइंटिस्ट अच्छा परफॉर्म करें रिसर्च में लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास, कई प्रोजेक्ट करके उनका काम रुक गया, तो उनके लिए भी सुविधाएं दी गई हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्कीम जो हमें अभी फोकस करना है वो है, एक तो है वाइस फेलोशिप और PhD, यानी एक नई स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने शुरू की है। ये है कि अगर कोई भी महिला है, अगर वो PhD करना चाहती है बेसिक और अप्लाइड साइंसेज में, तो अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल भेज सकती है वाइस PhD प्रोग्राम के अंतर्गत। जो भी महिलाएं जिनके पास रोजगार नहीं है वो यहाँ से PhD परस्यू कर सकती हैं, फेलोशिप ले सकती है इसके अंतर्गत। लेकिन हमारे लिए किन एरियाज में PhD मिलती है वाइस फेलोशिप के अंतर्गत, याद रखिए, फिजिक्स, मैथमेटिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यानी आर्ट्स एंड कॉमर्स में सुविधाएं नहीं उपलब्ध है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है, तो केवल इन्हीं पे है। इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो MSc होनी चाहिए, MTech होनी चाहिए या फिर MPhil M-Pharma होनी चाहिए, एज 27 से 45 के बीच में, और एम्प्लॉयमेंट जिनके पास है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। सिमिलरली विदुषी स्कीम लॉन्च की गई थी, वुमेन इंस्टिंक्ट फॉर डेवलपिंग एंड अशरिंग इन साइंटिफिक हाइट्स एंड इनोवेशन। अब विदुषी हम सोचेंगे कोई अलग प्रोग्राम वगैरह होगा, नहीं, तो ये भी वाइस किरण के अंतर्गत ही लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो वुमेन साइंस इंजीनियरिंग में है, वाइस नाम मतलब यही है, उनको पुश करने के लिए कि वो सीनियर वुमेन साइंटिस्ट अगर हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिकल साइंस, लाइफ साइंसेज में, उनके लिए वुमेन सेंट्रिक जो प्रोग्राम्स हैं उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटी देना और उनको एक अम्ब्रेला स्कीम के अंदर लाने की कोशिश पहले की गई वाइस किरण में, और कैसे उनकी नॉलेज का इस्तेमाल करके हम सोसाइटी को और साइंस को बेहतर बना सकते हैं, ये फोकस किया गया विदुषी के अंतर्गत। तो इसके अंदर एलिजिबिलिटी यही है कि जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं पर रिटायर होने वाली हैं, या फिर जो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, टेम्परेरी काम कर रही हैं लेकिन 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाएगा जिनके पास PhDs हैं अप्लाइड साइंसेज में या डिग्री हैं, उनका इसमें यूज़ किया जाएगा। तो विदुषी प्रोग्राम क्या है, वाइस फेलोशिप और PhD क्या है, वाइस PDF क्या है ये आपने समझा, और वाइस असल में ओवरऑल है क्या ये भी आपने समझ गया। वुमेन स्कीम के अंतर्गत ये काम करती है चीज़, ठीक। फोकस क्या करेगी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फंडिंग एजेंसी है और PDF और हायर साइंसेज में उनके ऊपर फोकस कर रही है ये स्कीम। अब इसी में वुमेन साइंटिस्ट स्कीम नाम की एक और स्कीम लॉन्च की गई है, WOS। अभी 13 साइंटिस्टों को उसका फायदा हुआ है। मान लीजिए कोई महिला वैज्ञानिक थी, उन्होंने विज्ञान अपने क्षेत्र में काम किया, फिर कुछ समय के बाद उनको कोई ब्रेक लेना पड़ गया, कोई भी कारण हो सकता है, फैमिली के चक्कर में या उनका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, कोई भी कारण हो सकता है, तो उनको ध्यान में रखते हुए वुमेन साइंटिस्ट स्कीम लॉन्च की गई है, जहां महिलाओं को और टेक्नोलॉजिस्ट को, जो 27 से 60 साल के बीच की महिलाएं हैं, उनको जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, उनके लिए सुविधा लॉन्च की गई है कि उनको सहायता दी जाएगी। और ये सहायता क्यों दी जा रही है, क्योंकि किसी कारणवश और ये सहायता दी जा रही है क्योंकि अगर उनके साथ कोई दिक्कत है, वो रिसर्च में दोबारा आकर अपने फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज का लाभ उठा सके, उनको सपोर्ट करना, ये कोशिश है इस स्कीम के अंदर। तो हम दोबारा आते हैं और वाइस किरण को रिवाइज कर लेते हैं। वाइस किरण में एक तो आपका PDF हो गया, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप, एक आपका PhD फेलोशिप हो गई, ठीक है। फिर आपकी वुमेन साइंटिस्ट स्कीम हो गई जो हमने यहाँ डिस्कस की, BOS वुमेन साइंटिस्ट स्कीम, ठीक है। फिर ये तीनों के अलावा और भी एक स्कीम हमने डिस्कस की थी अभी, क्या थी, विदुषी, ठीक। तो ये चारों के चारों
आपको पता होनी चाहिए क्या फोकस कर रही है, इनका क्या उद्देश्य है। बाकी 3 सेक्टर्स ओवरसीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए सीनियर साइंटिस्ट फेलोशिप अलग से दी गई हैं। तो किन किन में एम्प्लॉयमेंट, किन किन में अनएम्प्लॉयड महिलाएं चाहिए, वो पता होना चाहिए आपको। ये इमेज से आपको चीज़ें याद आ जानी चाहिए, अच्छा महिलाओं के लिए ये चीज़ें लॉन्च की गई हैं। तो ये हो गई महिला साइंटिस्ट के बारे में। इसको आप यूज़ कर सकते हो इन योर आंसर्स, इन योर एज अ पॉइंटर, और या फिर बेसिक आपसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या है, कैसे है, ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदुषी क्या था, वाइस फेलोशिप क्या है, ये आपको अंदाजा लग गया होगा। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने बात की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपको मुझे इसका जवाब भी देना है। असल में डीएसटी आती है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनके स्कॉलरशिप्स है पीडीएफ, पीएचडी, डब्ल्यूएस, विदुषी, और फिर 3 सेक्टर्स ओवरसीज़ के लिए सीनियर साइंटिस्ट के लिए फेलोशिप निकाली गई है, ताकि महिलाओं को साइंस में बढ़ावा दिया जा सके। स्टेम फील्ड और साइंसेज में उनको पुश करना, ये मेन उद्देश्य है। तो ये हमने समझा वुमेन साइंटिस्ट स्कीम। देखिए स्कीम तो बेसिकली ये थी, लेकिन हमने पूरा इसका जो भी रिलेटेड एस्पेक्ट था वो डिस्कस कर लिया। आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन की, अगर यूपीएससी प्रीलिम्स की आप तैयारी कर रहे हैं और 2024 आपका अटेम्प्ट है, तो बहुत रेलेवेंट है आपके लिए कि अभी समय रहते आप अगर कोई भी आपकी वीकनेसेस हैं तो उसको ओवरकम करें। वीकनेस ओवरकम कैसे करेंगे? वीकनेस ओवरकम करने का तरीका है या तो प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, आपको ढंग से रिवीजन करना है। प्रैक्टिस और रिवीजन के अलावा भी अगर आपको कोई गैप दिख रहा है प्रिपरेशन में, तो उसके लिए आपके पास है हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स 2024 के लिए, जहाँ रिवीजन और प्रैक्टिस पे हमारा पूरा फोकस है। आपको जीएस की क्लासेस दी जाएंगी, करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर सीसेट की क्लासेस आप करेंगे, फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट आपको दिए जाएंगे, और ये आपको इंग्लिश माध्यम में पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश यानी जैसे हम ये वीडियो कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध है। बैच 8 जनवरी से शुरू हो रहा है। पटेल नगर में ऑफलाइन उपलब्ध है, ऑनलाइन तो आप देश भर में कहीं से भी से ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर आपको जरा सा भी डाउट है अपनी प्रिपरेशन को लेकर, आप चाहते हैं फुल ऑन प्रिपरेशन, सीसेट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, सेक्शनल टेस्ट करने हैं, तो ज्वाइन करिए कोर्स, जहां आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिंक आपको हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में या तो पिन मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली स्कीम की और बात करते हैं, जहां हम बात करेंगे इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। ये स्कीम क्या है भाई? देखिए नॉर्मली पहली बात, ये स्कीम लॉन्च किसने की? हमें तो पता था कि साइंस वाली स्कीम है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ही लॉन्च करेगी, लेकिन ये है सर्टिफिकेशन वाली स्कीम। तो आपको ऐसा लग सकता है कि शायद कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च की हो, तो नहीं, असल में ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ही से लॉन्च किया है। ये स्कीम है क्या? पहली बात तो ये कोशिश की गई कि हमें जो फॉरेस्ट और जो ट्रीज हैं हमारे जंगल के बाहर के, उनको हम फोकस में नहीं रखते, केवल हम जंगलों पर ध्यान देते हैं। तो उनके बाहर के जो ट्रीज हैं या जो जंगल हैं, उनके जो ट्रीज उनको मैनेज कैसे करना है, जो गैप है। मान लो फॉरेस्ट के लिए तो हमने कई सारी स्कीम्स रन भी की हुई हैं, तो फॉरेस्ट और प्लस फॉरेस्ट के बाहर के भी ट्रीज जो हैं उनको सस्टेनेबली मैनेज कैसे करना है, उसके लिए एक नेशनल फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च की गई है। ये स्कीम करेगी क्या? ये मदद करेगी कि जैसे आपने लकड़ी ली कहीं से खरीदा, तो आमतौर पर हम जो लकड़ियां खरीदते हैं अक्सर सागवान या शीशम की लकड़ियां, वो स्मगल्ड की हुई लकड़ियां होती हैं। ये सर्टिफिकेशन स्कीम ये हेल्प करती है कि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ये किस तरह के जंगल से लिए गए हैं, क्या ये वो लीगलाइज है भी या नहीं, या ये अच्छे सर्टिफाइड रिसाइकल प्रोडक्ट से बना हुआ है, तो आप उसके लिए आपको और पता लगेगा अच्छा रिसाइकल्ड है, मतलब और बेहतर है प्रकृति के लिए। और जो इलीगल सोर्सेज हैं उनको खत्म किया जाएगा, आपको पता लगा कौन सा लीगल तरीका है जहां फिर आप चाहो तो बाद में उसको क्लेम कर सकते हो उसके ऊपर कुछ, या फिर जो वारंटीज होती हैं उसकी श्योरिटी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी ये सर्टिफिकेशन स्कीम। तो इससे इलीगल एक्टिविटी घटेगी, हमारे जंगलों को हम सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे, इन्वायरमेंटल सोशल बेनिफिट्स बढ़ेगा। तो असल में हमारे जंगल से जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सर्टिफाई करेगा ये, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है। तो नेशनल फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और ट्रीज मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेगी। इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो भोपाल में है इसको देखेगी, और जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक्रेडिट करेगी कि भाई कितने स्टैंडर्ड को पूरा किया गया, कितने स्टैंडर्डाइज हमारे प्रोडक्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या और बेहतर हो सकती है, इस पर फोकस किया जाएगा। तो इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम की बात हो गई। अब जैसे लोग टाइल्स लगाते हैं तो वहाँ पे टाइल्स की जगह आप लोग फ्लोरिंग कराते हैं लकड़ी की, तो उसके सर्टिफिकेशन की बात हो गई, कहाँ से आया है, क्या सामान है, क्या क्वालिटी का है, तो वो दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। तो ये इसकी गवर्नेंस, फैसिलिटेशन, इन सब पे फोकस किया जाएगा। तो ये पूरा एक सर्टिफिकेशन का तरीका होगा जहाँ अलग अलग तरह की एक्रेडिटेशन एजेंसीज भी काम करेंगी। एक आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं जहाँ पर फोकस ये किया जाए कैसे गवर्नमेंट और जो गवर्नेंस इसकी होगी और क्या तरीका होगा। आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी कोई कंपनी है तो, और पूरी सर्टिफिकेशन की बॉडी है जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगी, अप्रूवल दिया जाएगा, मॉनिटरिंग होगी सर्टिफिकेट्स की वो सही हो, और तब जाकर सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति को मिलेगा। तो इससे भारत में लकड़ी के क्षेत्र में क्या होगा? पहली बात पारदर्शिता बढ़ेगी, यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी।
रिसाइकल्ड वुड्स की डिमांड ज़्यादा होंगी क्योंकि वो प्रकृति के लिए भी बेहतर है और हम अपने वनों को, जंगलों को, पेड़ों को, लकड़ियों को सही तरीके से मैनेज भी कर पाएंगे और बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो जब भी ये पॉइंट सुने, इंडियन फॉरेस्ट एंड फूड सर्टिफिकेशन स्कीम, तो किस चीज़ की है ये, किस मिनिस्ट्री की है और क्या इसका उद्देश्य आपको पता लग गया। अब हमने इस तस्वीर में देखा था कुछ बच्चे खेल रहे थे, वो बच्चे AI का भी इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसी को मिलता जुलता स्कीम है UI। UI क्या है, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI। तो अब क्या है कि अभी जो सरकार है रिसेंट टाइम्स में उन्हें ऐसे नाम बड़े पसंद आते हैं, जैसे जोड़ जाड़ के कुछ बना दिया। हमारे लिए थोड़ी दिक्कतें बढ़ गई हैं, पर कुछ चीज़ आसान भी हमें याद करना आसान होता है। UI मतलब है यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI। ये असल में रिसेंटली एक जो गैपी GPI समिट हुई थी, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहाँ फीचर की गई थी। तो क्या है UI, युवा आई मतलब हम करेंगे क्या, हम यूथ जो है हमारा उसको AI के स्किल के साथ हम और स्ट्रांग बनाएंगे। नॉर्मली क्या है ना, पहले हम कहते थे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख लिया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लिया, अब वो सब उतना फायदे का सौदा नहीं है। अगर आपको उसके साथ चैट GPT आती है, AI यूज़ करना आता है, अगर आप उसको मर्ज करके चलाएंगे तो आप बेहतर एक्सपर्ट कहलाएंगे। तो बच्चों को केवल बेसिक सॉफ्टवेयर चलाना काफ़ी नहीं है, उनको फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए आपको उनको AI के साथ भी कोलेबरेट करना आना चाहिए। तो UI प्रोग्राम जो था इसी के ऊपर है कि उन्नति और विकास विद AI, शिक्षण का स्तर उस लेवल पे ले आना है कि वो AI की स्किल्स भी डेवलप कर पाए। 2020 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इस साल इस समिट में भी ये नाम में आया। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो भारत के युवा हैं, जो भारत के बच्चे हैं, उन्हें पुश कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करिकुलम में एंटर किया जाए। हालांकि करिकुलम का पार्ट नहीं है अभी ये, लेकिन उनको एक्सपोजर देना इस कोर्स का, इस प्रोग्राम की कोशिश है। ठीक है, अगला एक नई चीज स्टार्ट हुई है, अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोग्राम अंडर अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। क्या है भाई ये चीज? धरोहर का मतलब क्या होता है? हेरिटेज, किसकी हेरिटेज को बढ़ाना चाहते हैं और कहाँ लॉन्च हुआ है ये? तो सबसे पहले ना एक चीज समझिए, हरियाणा एक राज्य है, वहां पर एक रामसार साइट्स है, उसका नाम है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है असल में हरियाणा में सिचुएटेड है। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक स्पेसिफिकली एक वीडियो किया था जहां हमने मेजर रामसार साइट्स जो इंडिया की उसको सारा कवर किया था, वो आप देख सकते हैं। वहां हमने सुल्तानपुर को पिक किया था कि दिल्ली के बिल्कुल करीब है ये हरियाणा में। तो ये रामसार साइट है, नेशनल पार्क है, दिल्ली के बहुत करीब हरियाणा में है। तो यहाँ पर एक अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोग्राम लॉन्च किया गया। कहाँ? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा? तो यही खास बात है, जो मिनिस्ट्री है लाइवलीहुड प्रोग्राम वाला एक ऐसा कुछ रिलेटेड एस्पेक्ट है, लेकिन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसके अंदर होगा क्या कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है, वो जो आसपास के इलाके के लोग हैं, रामसार साइट जो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इसके आसपास जो लोग रहते हैं उनकी कैपेसिटी को एनहेंस करेगा, उनको सिखाएगा कि कैसे जो नेशनल पार्क के आसपास नेचर टूरिज्म का फायदा उठाया जा सकता है। नेचर टूरिज्म क्या होता है? नेचर टूरिज्म मतलब आमतौर पर टूरिस्ट मतलब होता है कि लोग आए, घूमे, खाया पिया, कूड़ा फैलाया, वापस चले गए। लेकिन नेचर टूरिज्म वहाँ होता है जहाँ लोग एक पर्टिकुलर काम के लिए आते हैं, कोई बर्ड साइट करने के लिए आते हैं, या वेटलैंड को देखने के लिए आते हैं, या कुछ समय एकांत में गुजारने आते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं नेचर टूरिज्म, जिससे वहाँ के आसपास के लोगों को कोई ऐसा काम ना करें जिससे प्रदूषण फैले, बल्कि कुछ ऐसे काम में वो संलिप्त हो जाए कि ऐसा, उनको पता है चिड़िया है जो बहुत पॉपुलर है लोगों के बीच में, तो क्यों ना उस चिड़िया को और प्रोत्साहित किया जाए, उसको और बढ़ावा दिया जाए ताकि और लोग उसे देखने आए। तो इसके अंदर कोशिश ये होती है कि सबको बुला के लोकल कम्युनिटी को एक तो रोजगार दिया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको एक नया तरीका बताया जाए, सर आप ऐसे भी पैसे कमा सकते हो। तो वो उस चिड़िया, उस बर्ड का संरक्षण भी करेंगे। जैसे ऑलिव रिडली टर्टल का एग्जांपल हम देते हैं, उड़ीसा के आसपास के जो बीचेस थे वहाँ उनकी बहुत ज़्यादा शिकार होता था, फिर उनको ही जो कम्युनिटी के लोग थे उनको उसका पार्ट बना दिया कंजर्वेशन का। जैसे गिरनार फॉरेस्ट जो गुजरात में, वहाँ लायन कंजर्वेशन इतना सफल क्यों हो पाया? कम्युनिटी उसका पार्ट बन गई। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो कोशिश करेगी नेचर टूरिज्म को बढ़ाने का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो ये चाहती है कि इस रीजन में क्लाइमेट और जो वेटलैंड है वो सेफ और अच्छे से रहे, तो इनका मिलकर ये लॉन्च हुआ प्रोग्राम। तो इसमें 5 साइट्स इन्होंने पिक की है और 5 प्रायोरिटी साइट्स है। इनमें पहले जो फर्स्ट फेज की साइट्स है सुल्तानपुर, भितरकनिका, उड़ीसा, अगेन चिलिका लेक के पास वाली मैंने मेंशन किया था, यशवंतपुर सागर और सिरपुर जो मध्य प्रदेश में है, 2 उड़ीसा में, 2 मध्य प्रदेश में और 1 हरियाणा में। तो इनको पुश किया गया है लोकल एरियाज में पुश करने के लिए। तो अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, धरोहर मतलब हम सोचते हैं बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, लाल किले से रिलेटेड होगा, ताजमहल से रिलेटेड होगा, नहीं, ये असल में लोकल कम्युनिटी जो रामसार साइट्स के आसपास है उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए। जो कैच है यहाँ पे, कैच को पकड़ो, ये किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही है, नेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। इसके अलावा एक और नई स्कीम लॉन्च हुई है,
ये क्या स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा 3 सब स्कीम लॉन्च की गई है रैम्प के अंतर्गत। क्या है भाई ये स्कीम? ये स्कीम जाने इससे पहले रैम्प है क्या? तो रैम्प का फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। मीडियम और स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने के लिए रैम्प शुरू किया गया था। तो रैम्प में 3 नई सब स्कीम इंक्लूड की गई हैं। ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग स्कीम, MSC स्कीम फॉर प्रमोटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी, MSC स्कीम ऑन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट्स। मिनिस्ट्री तो सिंपल है, क्लियर है कि एमएसएमई के अंतर्गत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ही लॉन्च करेगी। रैम्प क्या है? हमें पता है कि एक्सेलरेट करना है एमएसएमई की परफॉर्मेंस को, तो ये लॉन्च किया गया। असल में ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इसकी खास बात ये थी कि इसको वर्ल्ड बैंक ने स्पॉन्सर किया था और सपोर्ट किया था, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो यहाँ खास बात यह है, वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें जो इंडिया की एमएसएमई काउंसिल इसको पुश कर रही है, कोशिश क्या करता है कि जो एमएसएमईज है उनको बेहतर मार्केट मिल पाए, क्रेडिट फैसिलिटीज मिल पाए, उनकी इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग बनाया जाए, लिंकेजेस बनाया जाए सेंटर स्टेट के बीच में, जहां पर वो बेहतर तरीके से समन्वय कर उनको और पुश कर पाए। जो पेमेंट के इश्यूज होते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है एमएसएमईज के साथ, और बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है एमएसएमई में, और खासतौर पर ऐसे लोग जिनको स्किल भी यही सेक्टर करता है, उनको एक्सपीरियंस देता है, इसलिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है हमारी पॉपुलेशन के लिए। तो कोशिश है कि इनको और ज्यादा इनमें बढ़ावा दिया जाए। तो यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए अभी दुनिया भर के जितनी मैन्युफैक्चरिंग्स होती हैं वहां किस पे पुश किया जा रहा है? वहां पुश किया जा रहा है कि और ज्यादा हम ग्रीन कैसे बने, फॉसिल फ्यूल से हटके, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को हटा के, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए ग्रीन होना। तो उस ग्रीन इन्वेस्टमेंट पर, ग्रीन फाइनेंसेस पर, और कैसे हम सर्कुलर इकोनॉमी पे काम कर सकते हैं ताकि वेस्ट कम जनरेट हो, जीरो एरर हो, और कैसे हम पेमेंट को सॉल्व कर सकते हैं ताकि पेमेंट अगर स्ट्रीमलाइन रहेंगी तो लोग और मोटिवेटेड रहते हैं, इंसेंटिवाइज रहते हैं काम करने के लिए। जरूरी है कि ये सारी स्कीमें हम अच्छे से पुश करें, इसीलिए रैम्प प्रोग्राम के अंतर्गत ये चीजें लॉन्च की गई। रैम्प मतलब क्या है? ये हमारे लिए रैम्प मतलब है यहाँ पर रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम, जो वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड, बैंक सपोर्टेड एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। समझ गए? ठीक है, हमने यूआई वाला कर ही लिया। यूथ एआई क्या है भाई? 8 से 12वीं क्लासेस तक के लिए प्रोग्राम था। एआई और सोशल स्किल्स पर फोकस करने वाला है, उनको बताएगा भाई एआई से आप कैसे आप चीज़ों को और बढ़ोतरी पर ला सकते हैं। शॉर्टलिस्ट बच्चों को इसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब आते हैं अगली टॉपिक के ऊपर, फेम 2। फेम 2 का एक्सटेंशन बोला है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बोला है जो इंडस्ट्री के ऊपर है कि हमें फेम को और 3 साल के बढ़ावा देना चाहिए। फेम की फुल फॉर्म क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। डेडलाइन थी फेम 2 की 31 मार्च को ये खत्म हो जाता। 10,000 करोड़ इसको दिए गए थे। फेम 2 के अंतर्गत जो हमारी नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान था उसको बढ़ावा देना इसका कार्य था। किस मंत्रालय के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज। फेम के अंतर्गत बात क्या होती थी कि जो हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इलेक्ट्रीफाई करना था ताकि फॉसिल फ्यूल का धुआं कम प्रोड्यूस हो, जो हमारे 3 व्हीलर 2 व्हीलर 4 व्हीलर इंडस्ट्रीज हैं वो और बेहतर से बेहतर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाएं, ईवी बनाएं, बसेस हम और इलेक्ट्रिक यूज करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, 4 व्हीलर्स को इलेक्ट्रिक बनाएं, चार्जिंग स्टेशन बनाएं मेट्रोज में, स्मार्ट सिटीज में, हिली स्टेट्स में, कवरेज करें हाईवेज का इस तरह से कि हमारे देश में पोल्यूशन कम हो, और हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। उससे होता क्या है कि आपका सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस नहीं होता, उसके साथ उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स, चार्जिंग पॉइंट्स, उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप होती है, आपकी हार्डवेयर डेवलप होता है उसके आसपास। तो ये चीजें कहते हैं इससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी आपने शुरू एक चीज की लेकिन मल्टीप्लाई होकर कई एरियाज में वो फैल गई। तो ये पुश है फेम स्कीम का कि भाई इसको आप कैसे कह सकते हैं। तो फेम के अंतर्गत क्या होता था कि हम इंसेंटिव सबको देते थे, कंपनीज को भी, कस्टमर्स को भी। तो कई सारे चार्जिंग स्टेशन पुश की बात की गई। चार्जिंग स्टेशन होंगे तभी तो कोई चार्ज करेगा, तभी तो कोई कार या बाइक खरीदेगा उस तरह की, वरना मोटरसाइकिल्स कार क्यों खरीदें। अब हमें दिख रहा है टाटा जैसी कंपनीज ने बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भेजी है, टाटा टियागो, टाटा नेक्सॉन, अब और वो अपना ईवी प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं। ओला जैसी कंपनीज ने बहुत से स्कूटर्स बेचे, हीरो, बजाज, सब ने अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लॉन्च कर दिए हैं। इट शोज कि काफी सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन अब इसको और बढ़ावा देने के लिए बोला गया। तो फेम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की बात करता है जो एनवायरमेंटली भी सस्टेनेबल हो, प्रकृति को भी नुकसान ना पहुंचे, हमारे लिए भी सस्ता हो, इसलिए इसको बजटरी सपोर्ट भी दिया गया था लगातार। तो अब इलेक्ट्रिक बसेस और सैंक्शन की गई, अलग अलग राज्यों में नए जो चार्जिंग स्टेशन है वो बनाए जाएंगे, और रूल्स बनाए जाएंगे जो हमारे OEMs हैं जो उसके स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं उनकी कंपनीज के लिए बेहतर तरीके से जो चीज़ें भारत में बनती हैं उनको और ज़्यादा रियायत मिलेंगी। ये सब चीज़ें की गई थी अंदर ताकि भारत खुद से बैटरी प्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि भारत में मैक्सिमम जो बैटरीज आती हैं, सबसे मुश्किल काम, महंगा काम होता है किसी भी
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में वो होता है बैटरी। बैटरी इंडिया में मैन्युफैक्चर मोस्टली होती नहीं है, तो उसको इंडिया में शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए अलग अलग तरह के प्रावधान लिए गए हैं फेम 2 के अंदर का, जो लगातार गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। पुश कैसे मिला भाई? सब्सिडी अराउंड 80% जो एलोकेशन था वो सब्सिडीज के ऊपर गया था। हैवी इंडस्ट्रीज ने जितनी सब्सिडीज दी मेजरली सारा का सारा फेम 2 में गया था। 1 मिलियन से ऊपर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल 2022 में रजिस्टर हुई हैं, उससे पहले केवल 32,000 हुई थी। सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ है एक साल के अंतराल में, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने सब्सिडाइज भी किया है ताकि लोग उसको और खरीदें, टैक्स में रिबेट्स दी गई हैं, कंपनीज को सहायता दी गई है, इसलिए कंपनीज अब इस तरफ शिफ्ट करेंगे। फ्यूचर भी ये है कि क्लीन एनर्जी की तरफ आपको अगर बढ़ना है तो आपको क्लीन फ्यूल की ओर बढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल की तरफ ही बढ़ना चाहिए। यही कोशिश है इसके अंदर का जहां पुश किया जा रहा है। तो लगातार इंडिया ने हमेशा सोचा था, एक लॉन्ग टर्म विजन था भारत का कि हमें एक इकोसिस्टम डेवलप करना है। इकोसिस्टम डेवलप करना मतलब केवल आप गाड़ियां ले आए, लोग खरीद लें, उससे काफ़ी नहीं, पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का, सपोर्ट सिस्टम का, सब कुछ होना चाहिए आपके पास। इसीलिए एक स्टेप बाय स्टेप लिया गया। पहले फेम 1 आया जो 2015 में आया, फिर एक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक आपका मोबिलिटी प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसमें हमने फ्यूल सिक्योरिटी की बात की थी, हाइब्रिड व्हीकल। अगर ये आता तो हमें जितनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगी उतना कम रिक्वायरमेंट हमें किस चीज़ की होगी, पेट्रोल या डीजल की। तो पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी तो हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑयल, हमारे लिए बचत होगी पैसे की वहाँ से। तो इस तरह लगातार हम पुश करते जा रहे हैं। ईवी मिशन लॉन्च फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का बात की गई थी कि 2025 तक सब कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे, हालांकि वो नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो फेम 2 है इसको और बढ़ावा देने की बात की जा रही है और अब भविष्य में भी हम चाहते हैं कि हम इस तरह और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या ई व्हीकल्स को पुश करें। ये बात हो गई ई व्हीकल्स की। अब बात आते हैं प्रोजेक्ट प्रयास के ऊपर। वहाँ फोटो में कई लोग आ जा रहे थे, तो उनके लिए एक प्रयास सरकार कर रही है। प्रोजेक्ट प्रयास ये असल में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM और जो हमारा ICWA है, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, इनके साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट प्रयास। प्रोजेक्ट प्रयास क्या जॉइंट कोलैबोरेशन है ताकि जो इंडिया से माइग्रेशन होता है स्टूडेंट्स का या वर्कर्स का, उनको फैसिलिटेट करना। ये एक पूरा कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसको बढ़ावा देगा कि जो स्टेट मान लो बहुत अच्छा काम कर रहा है इस चीज़ के ऊपर, मान लो अगर हम कहें कर्नाटका बहुत अच्छा काम करे किसी क्षेत्र में, तो उसकी जो प्रैक्टिसेस है वो अगर हम बिहार को भी दें, झारखंड को भी दें, तो उनके बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकती है। और नॉर्मली जो हमारी SDGs हैं उनका गोल 10.7 जो है वो ये है कि भाई ऑर्डरली, सेफ, रेगुलर एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन, मोबिलिटी ऑफ पीपल, उसको पूरा करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। तो प्रयास में कौन सी चीज़ें हैं? ICWA प्लस IOM। तो IOM क्या है भाई? IOM जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, इंडिया उसका मेंबर है, 1951 में खड़ी हुई थी। इसका काम है ह्यूमन एंड ऑर्डरली माइग्रेशन। माइग्रेशन तो होता ही होता है, काम की तलाश में और अलग अलग चीज़ों घूमने के लिए कुछ लोग माइग्रेट करते हैं, रहने के लिए माइग्रेशन होती है। तो अराउंड 175 नेशंस इसकी मेंबर है। इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ IOM। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंडिया से सर्वाधिक लोग अब माइग्रेट कर रहे हैं, इंडिया में सर्वाधिक जनसंख्या भी है दुनिया में, तो माइग्रेशन तो होगा ही अधिक, और इसीलिए अब हम इसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन और वेल डॉक्यूमेंटेड करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट प्रयास आप समझ गए क्या है। फिर एक सीड फंड स्कीम लॉन्च की गई है ISPACE द्वारा, INSPACE द्वारा, सॉरी INSPACE क्या है? INSPACE इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर जो है उसने एक सीड फंड स्कीम निकाली है। यानी कोई स्टार्टअप, जैसे SpaceX को हम देखते हैं, SpaceX कंपनी ने बहुत सारे रॉकेट्स बना लिए, हम देखते हैं कि ब्लू ऑरिजिन एक और बड़ी कंपनी खड़ी हुई है। तो इंडिया में भी कई स्टार्टअप जो है उनको सीड फंडिंग दी जाएगी। भैया आपके पास कोई आइडिया है, कोई प्रोटोटाइप है, तो उसका इस्तेमाल करके अगर कोई मिशन लॉन्च करना चाहते हैं, तो कोई अगर आप वो कुछ बनाना चाहते हैं उसको सपोर्ट किया जाएगा। तो इसरो का नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, उसके साथ कोलैबोरेट करते हुए भारत का स्पेस स्टार्टअप का एक कल्चर क्रिएट करने की कोशिश है कि भारत में भी स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वैसे स्टार्टअप खड़े हो जाए जैसे अमेरिका में खड़े हो रहे हैं। तो स्काई रूट और ध्रुवा एयर स्पेस नाम के कई ऐसी कंपनीज हैं जो पुश कर भी रही हैं, कई स्टार्टअप्स खुले हैं। लेकिन जैसे मान लो अमेरिका में चीज़ें पुश हो जा रही हैं, अब वो 3D रॉकेट कोई प्रिंट कर रहा है, चीज़ें और आगे की ओर बढ़ रही है, वैसा हम भारत में करना चाहते हैं। तो भारत में भी अब जो INSPACE बनाया गया था, एक कंपोनेंट था मिनिस्ट्री का ही, सॉरी हमारे इसरो के पास का ही, जिसका काम है कि हम भारत में नेशनल स्पेस में कैसे प्राइवेट सेक्टर को और पुश करें। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसको हेड कर रहा है। तो प्राइवेट कंपनी स्पेस सेक्टर में आए, वो भी स्टार्टअप्स आए जो पुश करें चीज़ों को, और इसके लिए 1 करोड़ तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। तो कोई स्टार्टअप अगर है जो एक आइडिया लेके आया, जिसके पास फंडिंग की कमी है, कि वो उसको रियलिटी में लाना चाहता है, तो वो उनको सपोर्ट करेंगे। तो INSPACE और इन तरह की चीज़ें स्टार्टअप्स को
और बढ़ावा देने में मदद करेंगी, मेंटरशिप दी जाएगी, टेक्नोलॉजी और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है भारत के भी भविष्य को देखते हुए। आज हम अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल जाकर हमारे देश से भी स्पेसएक्स जैसे स्टार्टअप खड़े हो सकते हैं, जो हमें भविष्य की जो स्पेस रेस होगी प्राइवेट कंपनीज के बीच में, वर्जिन गैलेक्टिक ऑलरेडी जैसे मान लो, इस तरह की कंपनियां भारत में भी खड़ी हो सकती है। तो उसकी ओर बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये जो शुरू किया गया सीड फंडिंग का इन स्पेस के द्वारा, जो DOS के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आती है। ठीक है, हमने ये सब समझ लिया, स्कीम्स को जान लिया, और इन स्पेस के बारे में पता ही आपको, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है इंटरनेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर। ये फोकस किस पे करता है? ये फोकस करता है कि इंडिया इसरो में क्या है, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के ऊपर फोकस है, लेकिन साथ में साथ ये कॉमर्शियल लॉन्चेस भी करता है। किसी को सैटेलाइट छोड़नी है तो भारत का जब जाता है अपना रॉकेट, तो उनके सैटेलाइट्स को भी लेके जाता है, उनकी सैटेलाइट भी हमने पहुंचा दी है, हमें पैसे मिल जाते हैं। तो उसको और बढ़ावा देना और कॉमर्शलाइज करना, स्पेस में और ज़रा बेहतरी करना, ये फोकस है इन स्पेस का। तो ये इंपॉर्टेंट एक सब पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। तो ये भी आपने जान लिया। तो इन तरह की स्कीमों को हमने जाना, लेकिन आसमान में जब आप हैं तो ज़मीन को भी फोकस करना है। तो उसके लिए एक विशेष रैंकिंग बनाई गई है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के अंदर, डेल्टा रैंकिंग बनाई गई है कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स ने, जिन ब्लॉक्स ने हेल्थ और न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर के सेक्टर में अच्छी ग्रोथ की है, उनके लिए एक रैंकिंग बनाई नीति आयोग ने एस्पिरेशनल प्रोग्राम के हिसाब से। तो डेल्टा रैंकिंग बनाई गई, इसमें टॉप परफॉर्मर है तिरियानी और कौशाम्बी। कौशाम्बी ब्लॉक कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का दिल्ली के बॉर्डर के पास ही पड़ता है, और दूसरा है तिरियानी ब्लॉक, ये कहाँ है आपका, कुमरन भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। ये टॉप परफॉर्मेंस है डेल्टा रैंकिंग में, कैसे अपने रिसोर्स में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में बढ़ोतरी की है। तो स्पेस में, इन स्पेस और ज़मीन पे नीति आयोग की ABP रैंकिंग है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के अंदर का डेल्टा रैंकिंग निकाली गई है। तो दोनों को याद रखिए। और इसके तहत क्या है, कोशिश की भाई सिटीजन को कैसे बेहतर लाइफ मिल पाए और चीज़ों को और पुश किया जा सके। तो 500 ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया गया था, जिसके अंदर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे उन ब्लॉक्स को और पुश करने के लिए, जहाँ पे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, यानी जो उनका वाटर रिसोर्सेज है, कितने लोगों के पास बैंकिंग सुविधाएं हैं, सोशल डेवलपमेंट क्या है, इन सब को ध्यान में रखते हुए पुश किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम था ये, जिसके तहत ये कोशिश की गई कि इन सबको पुश किया जाए। तो ये ABP एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, किसका, नीति आयोग का। इसकी क्या निकली है, डेल्टा रैंकिंग। तो ये हमने समझा ये सारी स्कीम्स के बारे में, आसमान से लेके ब्लॉक तक। अब दोबारा आते हैं इस तस्वीर के ऊपर। अब मुझे बताइए यहाँ पर कौन कौन सी स्कीम्स इन वुमेन साइंटिस्ट के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए कौन सी स्कीम्स हैं, क्या इसके कंपोनेंट हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ABP लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक, हम ये जंगल देख रहे हैं, ये टूरिज्म यहाँ पर है, नेचर टूरिज्म यहाँ भी बढ़ावा दिया जा सकता है। तो नेचर टूरिज्म बढ़ाने के लिए कौन से मंत्रालय क्या सिस्टम्स लेके साथ में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखो, फिर आप देख रहे हैं बच्चे हैं तो इसमें युवाई की हम बात कर रहे हैं, UII 8 से 12 क्लास के बच्चों के लिए है, क्या है सुविधाएं, क्या चीज़ें डेवलप की गई हैं, माइग्रेशन को लेकर क्या एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, क्या प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। तो ये सब समझना बहुत महत्वपूर्ण है, तभी जाकर आप बेहतर तरीके से स्कीम्स को रिवाइज कर पाएंगे। तरीका है रिवाइज करने का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS। अगर आप और भी कुछ चाहते हैं, कीप राइटिंग इन कमेंट्स। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी न्यू ईयर एज वेल।